जी हाँ, पहली बार देश भर में काले झंडे उठाए मोदी सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश। सरकार का खतरनाक एजेंडा क्या हो रहा है फेल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई सरकार एक ऐसा नया कानून या एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दे जिसमें वो जिन राज्यों में मजबूत है उन्हीं राज्यों में लोकसभा की इतनी सीटें बढ़ा दी जाए कि वो सरकार में उन्हीं राज्यों की सीटों से सरकार में लगातार आते रहें। ये कदम कितना खतरनाक हो सकता है। मोदी सरकार ने ऐसा हथकंडा अपनाया जिससे उनको उन राज्यों में जीत हार पर कोई फर्क ना पड़े जहां उसका आधार नहीं के बराबर है, बल्कि इस प्रावधान में कुछ ऐसा कर दिया कि बस कुछ हिंदी बेल्ट के राज्य जीतकर केंद्र में सरकार उसकी बनती रहेगी। जाहिर है कितना खतरनाक कदम होगा और इसके लिए सरकार ने किस तौर पर तिक्रम अपनाया है जिसे समय रहते विपक्ष ने भांप लिया और अब चंद घंटों में ऐसा आंदोलन शुरू हो रहा जिसकी मोदी सरकार ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल दोस्तों, महिला आरक्षण के नाम पर क्या लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का ये जो बड़ा खेल होने वाला है, ये उसी तरीके के बड़ा बेहद खतरनाक कदम है। दरअसल जो 543 से बढ़ाकर 850 लोकसभा की सीटें की जा रही हैं, जिसमें यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में इतनी सीटें बढ़ाए जाने के प्रावधान है कि उसी से बीजेपी को बहुमत की 426 सीटें आ जाएंगी। जबकि जिन राज्यों में बीजेपी का प्रभाव कम है या नहीं के बराबर है या नाम मात्र है, वहां पर लोकसभा की बस सीटें नाम मात्र बढ़ाई जा रही हैं, जिससे विपक्ष अगर वहां पर मजबूत है तो विपक्ष के खाते में ज्यादा सीटें ही ना आए। दरअसल यही खेल है और यही खेल भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों, इसके लिए संविधान के अंदर जो संशोधन का प्रस्ताव मोदी सरकार लेकर आई, इससे राज्यों की सीटों का पूरा बंटवारा फिर से होगा। मनमाने तरीके से इलाकों की सीमा बदलने के लिए सरकार लगी है। इसमें कम से कम 4 ऐसे विवादास्पद बिंदु हैं जिन्हें बेहद खतरनाक माना जा रहा है। तो क्या है ये खतरनाक बिंदु? कहा जा रहा है कि इससे सबको जितना डर था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है और इससे राज्यों की सीटों का पूरा बंटवारा फिर से होगा। मनमाने तरीके से इलाकों की सीमा बदलने के रास्ते खुलेंगे। उससे पहले इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं दोस्तों, उससे पहले आपको बताएं कि विपक्ष ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है जिसकी शुरुआत होने जा रही है चंद घंटों में। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ 16 अप्रैल यानी कि चंद घंटों के बाद काले झंडे के साथ में प्रदर्शन की घोषणा की है। केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर तमिलनाडु की आवाज पर ध्यान नहीं दिया गया तो नतीजे गंभीर होंगे, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसदों, जिला सचिवों, तमाम नेताओं और अपने से जुड़े कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे सिर पर लटक रही तलवार अब हम पर आ गिरी है। डीएमके सभी राज्यों के सांसदों से संपर्क साध रही, यानी कि सिर्फ ये दक्षिण भारत या तमिलनाडु में ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों के साथ में वहां के सांसदों से भी संपर्क साधा जा रहा है। इस गंभीर खतरे का मुकाबला करने के लिए समन्वित रणनीति तैयार की जा रही है। दोस्तों, स्टालिन ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार द्वारा लाए जाने वाला परिसीमन संशोधन तमिलनाडु और दक्षिण राज्यों के खिलाफ एक घोर ऐतिहासिक अन्याय है। परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिण राज्यों के खिलाफ है। क्या परिसीमन प्रक्रिया भारत की प्रगति में योगदान देने की सजा है? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को इस तरीके से सजा दिया जा रहा है? दावा किया कि स्वाभाविक रूप से विंध्य के दक्षिण क्षेत्र का हर दक्षिण भारतीय गुस्से से उबल रहा है। तो क्या बीजेपी आग से खेल रही है? परिसीमन के खिलाफ 16 अप्रैल को समूचे तमिलनाडु में घरों, सार्वजनिक स्थानों पर काले झंडे लगाए जाएंगे। अगर केंद्र ने तमिलनाडु की आवाज का सम्मान करने और पीछे हटने से इनकार किया तो आपको इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। आपको बताएं कि दक्षिण भारत का यह आंदोलन यूं ही नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे एक पूरी तैयारी है। तभी स्टालिन मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और चेतावनी सिर्फ डीएमके के अध्यक्ष के रूप में नहीं दी गई बल्कि सबसे बढ़कर एक स्वाभिमानी तमिल के रूप में दी गई।
जाहिर तौर पर इसको पूरे दक्षिण भारत से जोड़ करके देखा जा रहा है ये आंदोलन। दरअसल दोस्तों, मोदी सरकार जो प्रस्ताव ला रही है परिसीमन का, डिलिमिटेशन का, और उसको महिला आरक्षण से जोड़ रही है कि साहब ये डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए हम कितनी सीटें रख रहे हैं वो तय करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें दक्षिण भारत को होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का वजूद है नहीं, है भी कहीं तो बस नाम मात्र बराबर है। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण भारत जो कि पहले से ही जनसंख्या नियंत्रण के मामले को लेकर के किस तौर पर प्रोग्रेसिव रहा है, वो कहता है कि साहब हमने जनसंख्या नियंत्रण की तो इसकी हमें सजा दे रहे हो कि हमारे यहाँ सीटें नहीं के बराबर बढ़ा रहे हो। दरअसल लोकसभा की सीटें जो तय होती हैं वो आबादी के हिसाब से होती हैं, राज्यों के इलाके या क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होती हैं। इसीलिए आप देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वरना क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है। दोस्तों इतना ही नहीं, स्टालिन की पार्टी सभी राज्यों से संपर्क कर रही है। ये पार्टियों का व्यक्तियों के बारे में नहीं, वो कहते हैं कि हमारे लोगों के अधिकारों की रक्षा के बारे में देश भर की सभी पार्टियों और सांसदों से लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुटता की अपील की गई। उधर कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया पर जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर कड़े शब्दों में प्रहार करते हुए लिखा कि उनकी एकमात्र विशेषता गुमराह करने की बेजोड़ क्षमता है। प्रधानमंत्री को आदतन झूठ बोलने वाला बताया, जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र के लिए सरकार द्वारा लाए गए विधेयक प्रधानमंत्री के पुराने आश्वासनों के बिल्कुल विपरीत है और इस नए परिसीमन से दक्षिण भारतीय राज्य, उत्तर पश्चिम भारत के छोटे राज्य और पूर्वी राज्य लोकसभा में अपनी ताकत खो देंगे। सभी राज्यों के लिए लोकसभा सीटों में एक समान अनुपातिक वृद्धि के वादे का क्या हुआ? यह अम्बेडकर की विरासत का अपमान है। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अंबेडकर द्वारा दी गई चेतावनी की याद दिलाते हुए कहा कि यह सरकार संवैधानिक नैतिकता से नहीं चल रही है। इससे पहले दोस्तों स्टालिन ने एक दिन पहले डीएम के सांसदों के साथ में आपात बैठक की, पार्टी जिला सचिवों की बैठक बुलाई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के कारण राज्य पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के संबंध में चर्चा हुई। स्टालिन ने अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बीच में धर्मपुरी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह आपात बैठक की थी। स्टालिन ने चेतावनी दी थी, अगर परिसीमन प्रक्रिया में राज्य के हित को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कदम उठाया गया, उत्तरी राज्यों की राजनीतिक ताकत से अनुचित वृद्धि की गई, तो फिर तमिलनाडु से पूरे देश में एक ऐसा आंदोलन होगा जिसे सरकार रोक नहीं पाएगी। पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन होंगे। देश को एक बार फिर से 1950-1960 के दशक की डीएमके को देखने को मिलेगी। दोस्तों कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार के इस कदम के खिलाफ है। सवाल ये कि आप 2011 की जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन क्यों करना चाहते हैं? 2011 से 2026 आ गया, जनगणना हो जानी चाहिए थी और उसके आधार पर जातीय जनगणना भी हो जानी चाहिए थी। उसके साथ ही साथ में महिला आरक्षण अब तक दे दिया जाना चाहिए था। 2023 में आपने इस कानून को पारित किया, उस बिल को पारित किया। तब सरकार 2011 यानी कि 2027 में जो जनगणना होने वाली है उसका इंतजार नहीं कर रही है, वो उसकी बुनियाद पर नहीं, 2011 की बुनियाद पर कोई तैयारी किया होगा सरकार ने। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आरजेडी, डीएमके जैसी पार्टियां कह रही हैं कि 2021 की नई जनगणना के आधार पर यह काम होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की कई पार्टियां पिछली जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण के अंदर आरक्षण की मांग उठा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर विपक्षी नेताओं की बैठक, जिसमें सब पार्टियों ने मिलकर के एक स्ट्रैटेजी, एक नई रणनीति जिस पर आगे बढ़ने की कवायद है। जबकि सरकार ये कहती है कि साहब सीटें बढ़ाने से विकास और प्रतिनिधित्व दोनों बेहतर होगा। किसको इनकार है इससे कि दोनों बेहतर नहीं होगा? तो दरअसल इसी तरीके से इस मुद्दे को घुमा फिरा करके किस तौर पर जनता के बीच में एक मैसेज देने की कोशिश मौजूदा सरकार की है, जबकि इसके पीछे कितने खतरनाक एलिमेंट्स हैं। क्योंकि विपक्ष इसे दक्षिण राज्यों के साथ अन्याय राजनीतिक चाल बता रहा है। अब 16 अप्रैल से शुरू होने वाला विशेष सत्र बेहद अहम होगा। पूरे देश की नजरें इस पर हैं कि आखिर फैसला होता क्या है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्षेत्रीय असंतुलन का नया विवाद खड़ा होगा,
या फिर इस आंदोलन के सामने मोदी सरकार को अपना कदम वापस खींचना होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इंतजार कीजिए चंद घंटों का कि आखिर होता क्या। लेकिन आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।